क्यों बिन बादल बारिश होती है? बादल इतना क्यों फटते हैं? ये मौसम इतना बेदर्द क्यों हो गया? क्यों ये पानी कभी अपनी मौजूदगी तो कभी अपनी गैर मौजूदगी से लोगों की जान लेता है? इन सभी सवालों के जवाब अगर कुछ है तो वो है पानी की बचत और इसका सही इस्तेमाल। आखिर कैसे करेंगे हम पानी की बचत और कैसे होगा इसका सही इस्तेमाल? इन सभी सवालों के जवाब हम देंगे आपको हमारी इस अनोखी पेशकश जल है तो कल है में। लेकिन इससे पहले एक नजर डालते हैं क्या है इस वक्त हमारे धरती का हाल। पर्यावरण को न बचाया गया तो वो दिन जल्दी ही आएगा जब धरती पे हर इंसान बस पानी पानी चिल्लाएगा। रुपए पैसे धन दौलत कुछ भी काम न आएगा यदि इंसान इसी तरह पानी को बहाएगा। आने वाली पुश्तों का कुछ तो हम करें ख्याल, पानी के बगैर भविष्य भला कैसे होगा खुशहाल। जल ही तो जीवन है, पानी है गुनों की खान, पानी ही तो सब कुछ है, पानी है धरती की शान। चलिए तो अब ले चलते हैं हम आपको इस चमत्कारी गांव में जहां विज्ञान की इस अनोखी तकनीक से इस गांव को वरदान मिल गया। ये कहानी है महाराष्ट्र के हिवड़े बाजार की, जहां बरसों से सूखा पड़ा था। काही वर्षापूर्वी माझ्या जीवनातला कठीण निर्णय मी घेतला। 15 एकर जमीन असून सुद्धा मला रोजगारासाठी मुंबईला जावं लागलं। कमी पावसामुळे जमीन टिकत नव्हती म्हणून मला शहरामध्ये जावं लागलं। 50 रुपये रोज मिळत होता, पण इथल्या शेतीपेक्षा ते नक्कीच चांगलं वाटत होतं। यादव दादा ठेंगे की कहानी आसानी से बन सकती है देश के सभी किसानों की कहानी। जिस देश में सबसे ज्यादा की जनसंख्या खेती करती है और जिस देश में सबसे ज्यादा बारिश होती है, बावजूद इसके इस देश के हर शहर हर गांव में पानी की समस्या है, जिसकी वजह है अव्यवस्था और अधूरा नियोजन, जिसका नतीजा सूखे की मार और किसानों की आत्महत्या। प्रॉब्लम्स क्यों है? इतनी कम बारिश है, माइग्रेशन है, यहाँ कोई रुकता नहीं है, गांव के हालात खराब है, तो हालात में सुधार लानी है। तो लोगों ने कहा अरे पानी नहीं है करके ये प्रॉब्लम है, अगर पानी आ जाएगा तो प्रॉब्लम खत्म हो गए। तो मैंने उनको ये कहा कि पानी तो आ जाएगा, लेकिन बारिश का जो पानी है बस वही पानी अगर वाटर शेड करेंगे तो पानी आ जाएगा। साल 1979 में हिवड़े बाजार ने अपने भविष्य को अपने हाथ में लिया। बहुमत से अपने प्रतिनिधि पोपटराव पवार को चुना और वहां से शुरू हुआ उनका सफर बदलाव का। एक जमाना था कि बस रेनफीड क्रॉपिंग पैटर्न था, बारिश हो गई क्रॉप मिलता था, बारिश खत्म हो गई पानी खत्म होता था। और आज हालत ऐसी है कि समर सीजन का चौथा क्रॉप अब गाव में लोग ले। पहिले आमच्याकडे पाणी नव्हतं तर आमच्यापाशी काहीच नव्हतं, आणि आता आमच्याकडे पाणी तर आमच्याकडे सगळं आता काही सगळं आहे आमच्याकडे। ड्रिप का इतना फायदा है कि पानी कम लगता है, श्रम भी कम लगता है, उत्पन्न उतना बढ़ाता है और जमीन की सुबीक भी अच्छी होती है और पैदावार भी अच्छी निकलती है उसकी। पहले की हालत तो बहुत कम थी, पानी कम मिलता था, तो उसी हिसाब से गांव वाले क्रॉपिंग पैटर्न लिया जाता था, जवार बाजरा, जिसके पास पानी है उसके पास गेहूँ। लेकिन वाटर ऑडिट शुरू होने के बाद में गांव वालों ने हर महीने में यहाँ पर वाटर ऑडिट ओपन वेल से वाटर ऑडिट किया जाता है, जो लेवल लिया जाता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न लिया जाता है। और उसमें 250 या 300 मिलीमीटर बारिश गिर गया तो ओनियन पोटैटो वेजिटेबल वो लिया जाता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर ग्राम सभा में डिसीजन लेके ये निर्णय लिया, जो कि बारिश होने के बाद में बर्ड्स में कितना पानी आता है उसी हिसाब से वो किसान लोग भी अपना अपना क्रॉपिंग पैटर्न लेना उन लोगों ने भी फाइनल किया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस तकनीक ने हिवड़े बाजार के सभी लोगों का भविष्य बदल दिया। यही तकनीक विदर्भ के किसानों की भी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि पानी की बचत और उसका सही इस्तेमाल यही है हमारे आज की सुखी जीवन का मंत्र। ये तो थी हिवड़े बाजार की कहानी, जहां के लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से अपनी किस्मत बदल दी। क्या विदर्भवासी भी इस तकनीक से अपनी किस्मत बदल सकते हैं? क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की नगर सेवक प्रकाश तोतवानी जी से। यह जो आप देख रहे हैं मेरे घर के पास में, यहाँ पर एक रेन हार्वेस्टिंग वाटर टैंक के समान पुनः पानी को कैसा वापरा जाए, ऐसा मैंने नागपुर शहर में पहली बार यहाँ पर मेरे घर के पास बनाया हूँ।
वैसे तो देश में अनेक योजनाएं चलाई जाती, नागपुर महानगर पालिका, नागपुर सुधार प्रन्यास या अन्य जो भी कंपनी है हमारे शहर में नक्काशे मंजूर करवाते वक्त हर व्यक्ति को कहती है कि रेन हार्वेस्टिंग वाटर टैंक और 5 पेड़ लगाना अनिवार्य है, मगर मुश्किल से 5 से 10% लोग ही रहते हैं जो रेन हार्वेस्टिंग वाटर टैंक और पेड़ लगाते हैं। तो ये इसमें नागपुर महानगर पालिका और नागपुर सुधार प्रन्यास की गलती है कि हमारे जो इंजीनियर है वो जाके समय समय पर चेक करते रहना चाहिए कि मकान का काम शुरू है, मकान कंप्लीट हो गया, उसने रेन हार्वेस्टिंग वाटर टैंक लगाया है क्या, नहीं लगाया है क्या, नहीं लगाया तो उसके ऊपर जुर्माना जो तय निश्चित किया हुआ जुर्माना है वो जुर्माना वसूल करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ के इंजीनियर उस मकान मालिक से सेटिंग कर लेते हैं, जिसके कारण आने वाले समय में हम जो रेन हार्वेस्टिंग वाटर टैंक बना रहे हैं या रेन हार्वेस्टिंग वाटर टैंक बनाने के लिए कहते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जल का, जमीन के अंदर का जो जल है वो संचय हो, यानी ग्राउंड वाटर लेवल बढ़े, मगर ऐसा नागपुर शहर में या अन्य कहीं पर भी मुझे नहीं लगता है कि करते होंगे। मैं जब नागपुर महानगर पालिका में जल सप्लाई समिति का अध्यक्ष बना तब मैंने स्टडी किया। स्टडी करते हुए मुझे ये ध्यान में आया कि हम जो घर में पानी वापरते हैं उसको पुनः वापर कर सकते हैं। उसका प्रायोगिक तौर पर मैंने नागपुर शहर में पहला घर के पास टैंक बनाया। हमारे घर का जितना भी पानी वापरते हैं उस पानी को हल्के से फिल्ट्रेशन प्लांट के समान हल्का सा एक फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया है, फिल्टर हो गए दूसरे टैंक में जमा था और उस टैंक से हम उस पानी को सिर्फ पीने को छोड़कर बाकी अन्य सभी चीज़ों के लिए वापर सकते हैं। जैसा वाहन धोना है, बर्तन धोना है, कपड़े धोना है, वरांडा धोना है, बगीचे में पानी देना है, जानवरों को धोना है, इन सारी चीज़ों में हम पुनः पानी को वापर सकते और यह योजना एकदम कारगर है। आज आप देखेंगे अमेरिका में जितना भी बारिश का पानी आता है पूरा का पूरा पानी वो संचय करते, एक बूंद भी फालतू नहीं जाने देते। हमारे देश में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन हम छोटी छोटी बातों पे अगर ध्यान दें कि हम बारिश का जल कैसा संचय करें। शहर में अगर IRDP नालियों के पास में 50-50 मीटर के आसपास एक एक टैंक बना के छोड़ दिया उसको, तो हमारे शहर का ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ सकता है, जल संचय हो सकता है, जिसके कारण शहर का पर्यावरण, वातावरण और हमारा ग्राउंड वाटर लेवल बरकरार रहेगा, ऐसी मुझे आशा है। सर, ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इसका क्या सिस्टम है, किस तरीके से इसको बनाना पड़ता है? रेन हार्वेस्टिंग वाटर टैंक का एक हमारे जो गच्ची का पानी, हमारे घरों का जो बारिश में गच्ची पे पानी जमा होता है वह पानी को एक पाइप के माध्यम से नीचे एक टैंक में जमा करें। उस टैंक को बनाने के लिए मुश्किल से 1000-2000 रुपये खर्चा आता है। उस टंकी में रेती का गड़गड़ा, कोयला, खड़ा नमक, ईंट के टुकड़े, यानी फोकट वाली जो चीज़ें हैं वो डाल के छोड़ दो, स्लैब डाल दो, जिसके कारण हमारे घरों में जो बारिश का पानी जमा होता है पूरा का पूरा पानी ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने का काम करता है। मैंने जो बनाया है उसको पुनर्वापर करने के लिए 3 टैंक बनाए। 3 टैंक को मुश्किल से 5000 रुपये खर्चा आता है और उसमें एक छोटा सा सबमर्सिबल पंप डाल दिए, वो पंप के माध्यम से हम पूरा पानी जहाँ चाहे वहाँ वापर सकते हैं। तो क्या पूरा खर्चा, जैसे आपने 5000 रुपये बोला, तो एक नॉर्मल इंसान क्या इसके ऊपर कोई सब्सिडी या ऐसा कुछ गवर्नमेंट दे रहा है कि गवर्नमेंट? ऐसा मैंने हमारे नागपुर महानगर पालिका के माननीय आयुक्त असीम गुप्ता जी थे, उनको एक प्रस्ताव तैयार करके दिया था और प्रायोगिक तौर पर हम ये हनुमान नगर जोन में चालू कर रहे थे। 3 लाख रुपए की फाइल बनी, परंतु उस समय फिर आयुक्त महोदय की बदली हो गई, दूसरे आयुक्त आए, उनको समझने में समय लगा। उनसे मेरी उस बारे में कई बार चर्चा हुई, लेकिन शायद आयुक्त महोदय को इन चीज़ों की तरफ ध्यान देने के लिए समय नहीं है। तो आप लास्ट में नागपुर वालों के लिए आप क्या मैसेज देंगे कि क्या करना चाहिए इस पानी की? नागपुर ही नहीं, पूरे देश में जिन जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, जैसे अब हमारे राज्य में देखेंगे अकोला, खामगांव, वर्धा, भंडारा, कोल्हापुर, इधर साइड में बहुत पानी की तकलीफें। अगर इस तरह की योजना उन्होंने अपने घरों में बनाई तो मुझे लगता है कि पानी से निजात मिलेंगी उनको। नागपुर के लोगों को गर्मी के दिनों में दर पानी के लिए भटकना पड़ता है और बारिश में यहाँ हर तालाब का पानी ओवरफ्लो होता है। फिर ऐसे मौसम में नागपुर महानगर पालिका इस पानी को बचाती क्यों नहीं? क्यों इस पानी को एक जगह पर संभाल के नहीं रखा जाता? इन सभी सवालों के जवाब हमने पूछे नागपुर महानगर पालिका के अध्यक्ष अविनाश ठाकरे जी से। तो चलिए देखते हैं क्या है अविनाश ठाकरे जी की पानी की राजनीति। नागपुर महानगर पालिका के अंदाज पत्रक में
माननीय अविनाश जी ठाकरे को मैंने पत्र दिया था कि कम से कम 25 से 50 लाख रुपए बरसाती पानी जमा करने के लिए यानी रेन हार्वेस्टिंग वाटर टैंक के समान टैंक बनाने के लिए प्रावधान रखे, पर दुर्भाग्य की बात है कि उसके लिए किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं रखा गया है। मेरे पीछे 50 लाख के पीछे मेरा मानस ऐसा था कि 50 लाख रुपए रखे और IRDP के जो 300 कुछ किलोमीटर के मार्ग है, उन 300 कुछ किलोमीटर के मार्गों पर IRDP नालियां बनी हुई है, उन नालियों में 50-50 मीटर के अंतराल पर रेन हार्वेस्टिंग वाटर टैंक बना दिया, जिसमें खर्चा कुछ भी नहीं, 500 से 1000 रुपये का कुल खर्चा है एक टैंक में। ऐसे अगर हमने 2-3 हज़ार टैंक बना लिया तो नागपुर शहर का वाटर लेवल 12 ही महीने बरकरार रहेगा, जिससे आप देखेंगे एक अगर रेन हार्वेस्टिंग वाटर टैंक बना हुआ है तो एक टैंक के 50 मीटर बहुताल जितने भी बोरवेल, कुएं, तालाब या वृक्ष है, उन वृक्षों को खुद ब खुद पानी मिलते रहता है। उन बोरवेलों में 12 ही महीने पानी रहता है। तो मेरा एक सुझाव इनको था, मगर दुर्भाग्य है कि अंदाज पत्रक में प्रावधान नहीं रखा गया। अगले साल मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा कि अंदाज पत्रक में इन कार्यों के लिए पैसा रखा जाए, ताकि हमारे शहर का वाटर लेवल 12 ही महीने बरकरार रहे, पर्यावरण और वातावरण सुनिश्चित रहे। रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या संदर्भामध्ये नागपूर महानगरपालिकेतर्फे आम्ही लोकांना प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टिकोनातून टॅक्समध्ये रिलॅक्सेशनचा प्रस्ताव ऑलरेडी पारित केलेला आहे। त्याचबरोबर यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये आम्ही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करता ॲडिशनल 1 करोड रुपयेसुद्धा ठेवलेले आहे। आमच्या ज्या नगरसेविका आहेत त्यांच्या माध्यमातून आम्ही त्यांना 75 नगरसेविकांना 75 लाख रुपये त्यांच्या माध्यमातून खर्च करतो आहे आणि अधिकचे 25 लाख रुपये ज्या ज्या ठिकाणी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आम्हाला करता येईल त्या ठिकाणाकरता आम्ही ऑलरेडी बजेटमध्ये प्रस्तावित केलेलं आहे। सर, जो रूल आहे की जेव्हा पण जिथे पण नवीन बिल्डिंग्स बनतील आहे तर तुम्हाला तिथे ती पूर्ण अरेंजमेंट दाखवायची आहे, पण आपण जर चेकिंग करायला गेलं तर फक्त 10% लोक आहेत ते फॉलो करतात। सर, ऑन पेपर रूल्स भरपूर आहेत, मग अप्लाय कधी होतील किंवा स्ट्रिक्टली हे अप्लाय व्हावेत त्यासाठी काही तुमची भूमिका? हा जो नवीन नियम आला होता हा साधारणतः 2 वर्षापूर्वी आला होता, त्यामुळे त्या 2 वर्ष अगोदरच्या बिल्डिंगला हा नियम लागू नसल्यामुळे आज नागपूरमध्ये आपल्याला त्या बिल्डिंग रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या दृष्टिकोनातून बनवलेला सापडणार नाही। परंतु 2 वर्ष अगोदर हा रूल आल्यानंतर ज्या नवीन नकाशे आमच्याकडे सँक्शनला येतात आहे त्या नकाशामध्ये आम्ही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कंप्लीट करतो आहे आणि ऑक्युपेशनच्या सर्टिफिकेट देताना आमचं चेकिंग पण त्या ठिकाणी होतं आहे। तर अशा या 2 वर्षात ज्या काही बिल्डिंग्स बनवून राहिलेल्या आहे, विशेषतः फ्लॅट स्कीम्स, त्याच्यामध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आम्ही ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट देण्याच्या वेळेला आम्ही चेक करतो। सर, सध्या नागपूरला खूप सारे अवॉर्ड मिळाले, स्पेशली ग्रीनरी नागपूर म्हणून वगैरे वगैरे। सध्या आपण नागमध्ये पण स्वच्छताकडे खूप मोठं अभियान केलं। सर, दोन्ही गोष्टींना एकत्रित करून काही रेन वॉटर हार्वेस्टिंगला स्पेशली सिटीसाठी पूर्ण आपण कुठेतरी एका ठिकाणी पाणी जमा करून ऑल ओव्हर वर्षभर आपण ते सांभाळू शकू, असं काही एखादी सिस्टम किंवा एखादी स्कीम तुम्ही करा? नागपूरमध्ये 11 वॉटर बॉडीज आहे ज्याच्यामध्ये पाणी आपण ऑलरेडी स्टोअर करतो आहे, त्यामुळे स्पेशल करायला असं मला वाटत नाही की स्पेशल करायची गरज आहे। पर्टिक्युलरली जो आउटर एरिया आहे त्या आउटर एरियामध्ये जी पाण्याची लेवल गेलेली आहे ती लेवल अतिशय खाली गेलेली आहे। जसं आता तुम्ही महालमध्ये जाऊन पाहाल तिथे बाजूला शुक्रवारी तलाव असल्यामुळे 7 ते 8 फुटावर पाणी लोकांच्या विहिरीमध्ये लागतं आहे। म्हणजे तलावाच्या आजूबाजूच्या इनर साईडला साधारणतः आपण पाहिलं तर वॉटर लेवल बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात चांगली आहे, परंतु आउटर एरियामध्ये वॉटर लेवल आपली कमी झालेली आहे। तर तिथे नागपूर सुधार प्रन्यासच्या माध्यमातून गेल्या वर्षी सुद्धा 1 लाख झाडं लावले होते। यावर्षी परत तिथे नागपूर सुधार प्रन्यासच्या माध्यमातून आपण झाडं लावतो आहे। तर तो एक प्रयोग आपला सुरूच आहे। त्याचबरोबर आपण रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या योजना सुद्धा त्या एरियाला आपण देतो आहे आणि कायद्यामध्ये ज्या तरतूद आहेत त्या तरतुदीच्या अनुषंगाने त्याचं चेकिंग सुद्धा सुरू आहे। सॉरी टू से बट सर, मी स्वतः महालात राहणारी आहे। उन्हाळ्यात आम्हाला पाण्याचा भयंकर त्रास होतो आणि तिथे एन्क्रोचमेंट उद्यापासून सुरू झालं, लेवल आमच्या विहिरीची कमी झालेली आहे। पहा, म्हणजे असं आहे की त्याच्यामध्ये पाण्याचा त्रास म्हणजे आपला वॉटर कन्झर्वेशन किती आहे, वॉटर आपण वापरतो किती आणि आपल्याकडे असलेला पाण्याचा स्टॉक किती याच्यावर अवलंबून आहे। उन्हाळ्यामध्ये आज जसं आहे प्रत्येक घरामध्ये 3 कूलर लागलेले आहेत आणि एक कूलर एका दिवसाला 500 लिटर पाणी पित असेल आहे तर 1,500 लिटर पर डे ॲडिशनल पाणी आपल्याला उन्हाळ्यामध्ये लागतं आहे। ही आपली जी नीड आहे ती वाढलेली असल्यामुळे पाणी कमी होत आहे। पाण्याचे रिसोर्सेस आपल्याकडे आहे म्हणून उन्हाळ्यात सुद्धा आपल्याकडे पाणी मिळतं। आपण अकोल्यासारख्या शहरात जा, आपण मुंबईसारख्या शहरात जा, आपण पुण्यासारख्या शहरात जा, आपण सांगली साताराकडे जा, तर तिथे उन्हाळ्यात 20-20 दिवस लोकांना पाणी मिळत नाही। ही वस्तुस्थिती आहे। याचा अर्थ आपण काढला पाहिजे की नागपूर शहरामध्ये आपण वॉटर जे लेवल आहे ते मेंटेन करायचा पूर्ण प्रयत्न करतो आहे। सर, एक लास्ट मेसेज नागपूर
माझं नागपूर शहराच्या जनतेला आव्हान आहे की येणाऱ्या काळामध्ये असं म्हटलं जातं की तिसरं महायुद्ध हे पाण्यासाठी होणार आहे आणि आज आपण वॉटर लेवलचा विचार केला तर आज 3rd लेवल क्रॉस केलेली आहे आणि एक लेवल भरायला साधारणतः 100 वर्षाचा कार्यकाळ लागतो आणि आपण त्या लेवल समजा अशाच कमी करत राहू तर येणाऱ्या पिढीला पाणी उपलब्ध राहणार नाही. त्याच्यामुळे जितकं पाणी आपल्याला लागतं तेवढंच वापरावं आणि पाण्याचं रियुटिलायझेशन करावं. ते पाणी मोरीत न टाकतं त्याचं रियुटिलायझेशन करावं म्हणजे ही लेवल आपली मेंटेन राहील. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पानी हमें पीने के अलावा और बाकी सभी चीजों के इस्तेमाल के लिए है, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे पीने के पानी की समस्या को हल नहीं दे करता. फिर आखिरकार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये पानी को हम पीने के पानी में कैसे बदलेंगे, कैसे करेंगे हम पीने के पानी की समस्या का हल? इन सभी सवालों के जवाब हमने जाने वाटर केयर टेक्नोलॉजी से. तो चलिए चलते हैं वाटर केयर टेक्नोलॉजी में और जानते हैं कि इस पानी को कैसे प्यूरिफाई करके इस पानी को वो पीने लायक बनाते हैं. तो चलिए चलते हैं वाटर केयर टेक्नोलॉजी में. प्रोजेक्ट्स जो है वो करके एक अनएम्प्लॉयमेंट जो वाटर केयर टेक्नोलॉजीज़ ये मध्य भारत की एक प्रथित यश और अग्रगण्य संस्था है जिसके तहत हमने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हुए हैं और जिसके वजह से काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिली है और लोगों को पीने के लिए एक प्रकार का शुद्ध पानी भी हम लोगों ने सप्लाई किया है. यही जो कंसेप्ट है अभी शहरी विभाग से हम लोग ग्रामीण विभाग तक ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए हम एज ए सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी करके पीने के पानी का जो टेस्टिंग है अतिशय कम मूल्य में करके देने की हमारी यहाँ भावी योजना है. जो व्यक्ति या संस्था चाहते हैं कि अपने यहाँ पीने का पानी किस प्रकार का उपलब्ध है उसकी पूरी जांच हमारी लेबोरेटरी में की जाएगी. जो लोग हमारे यहाँ से डोमेस्टिक RO लगाएंगे या इंस्टीट्यूशनल RO हॉस्टल या कॉलेजेस के लिए लगाएंगे उसके लिए भी हमारे यहाँ बैकअप सर्विस रहेगा. इस प्रकार इस क्षेत्र में हम लोग पूरी अच्छी तरह से काम करके एक पहली प्रथम संस्था बनने का हमारा प्रयास रहेगा. अभी हम आगे देखेंगे कि हमारे ऑफिस में कार्यालय में ये सारी सुविधा अचीव करने के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट मौजूद है, जैसा कि प्रयोगशाला है, सर्विस डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है और मार्केटिंग भी डिपार्टमेंट है. और जो लोग हैं ये सभी टेक्निकल लोग हैं और ये अपना काम अपने डिपार्टमेंट में काफ़ी वाटर केयर टेक्नोलॉजी की क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में आपका स्वागत करता हूँ. हमारे लेबोरेटरी में पीने के पानी का टेस्टिंग होता है. पीने के पानी की जो गुणधर्म होती है, जो टेस्ट होती है, वो 3 इसमें डिवाइड किया जाता है. एक तो पहला जो होता है फिजिकल पैरामीटर्स जिसमें pH, TDS, डिजॉल्व सॉल्ट कितने हैं, पानी में अल्कलिनिटी कितनी है, और दूसरा जो एनालिसिस होता है वो केमिकल पैरामीटर का होता है, और थर्ड जो एनालिसिस होता है वो माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर होता है. तो पानी पीने लायक है या नहीं, ड्रिंकिंग वाटर एज पर स्टैंडर्ड BIS स्टैंडर्ड, वो हम यहाँ पे क्वालिटी को टेस्ट करके बताते हैं कि इस पानी के में क्या क्या इम्प्योरिटीज है, और उसमें एडवाइस भी करते हैं हम लोग कि क्या कौन सी टाइप का फिल्टर लगाने से इससे हमें फायदा हो सकता है. मेरे साथ में हमारे लैब की पूजा केमिस्ट करके ये आपको बताएगी कि फिजिकल पैरामीटर जो होते हैं पानी को, उसको किस प्रकार टेस्ट किया जाता है और उसकी लिमिट क्या होती है. इसे टेबल pH मीटर कहते हैं. इसके मदद से हम लोग पानी में जो pH की रेंज कितनी होती है, मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है पानी के अंदर, वो हम टेस्ट करते हैं इसके हिसाब से. विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोड हम लोग ये पता कर सकते हैं कि रेंज कितनी है pH की. जनरली pH की रेंज 6.5 to 8.5 के बीच में होना चाहिए, तब जाके वो पानी पीने के लिए पोर्टेबल होता है. मैं वाटर केयर टेक्नोलॉजी से मिस्टर सुधीर. हमारे कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है. ये प्रोडक्ट ऐसा है कि अपने बोरवेल वाटर का, कुएं का पानी अपन जो ऊपर वाले स्टोर सिंटेक्स में स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद उसमें जो पानी के इसमें पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज जो भी आती है तो अपने उसके वजह से अपने शावर, नल, टैप्स वगैरह टोटली ब्लॉकेज हो जाते हैं. इसके कारण से मेरे कंपनी ने अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है. ये प्रोडक्ट ऐसा काम करता है कि इसको एक बोरवेल के इनपुट लाइन में भी आप लगा सकते हैं और टैंक के बॉटम लेवल पे भी आप लगा सकते हैं. जाके पूरे नल में जो पानी आ रहा है तो इसके थ्रू आ जाएगा. ये 130 माइक्रोन से लेके 200 माइक्रोन तक वर्क करता है. इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है. इसका एक जैसा पार्टिकल इसमें रुक जाते हैं तो इसको अपन वापस आराम से क्लीन कर सकते हैं. खोल के इसको वापस क्लीन कर सकते हैं. पानी से वॉश करने के बाद इसको वापस टाइट करके अपन इसमें लगा के
इसमें कनेक्ट कर दीजिए। मी आशा वॉटर केअर टेक्नॉलॉजीजमधनं आपण बघूया की एक माझ्या हातामध्ये एक आरोचं पाणी आहे आणि एक विहिरीचं पाणी आहे। तर आपल्याला पिण्यालायक कोणतं पाणी आहे आणि न पिण्यासारखं कुठलं पाणी आहे ते आपण बघूया आता। माझ्या हातात एक इलेक्ट्रोलायझर आहे, त्याने आपण एक प्रयोग करूया आणि बघूया की आपल्याला पिण्यासारखं कुठलं पाणी आहे आणि न पिण्यासारखं कुठलं पाणी आहे। हे विहिरीचं पाणी आहे आणि हे आरोचं पाणी आहे। तर विहिरीच्या पाण्यामध्ये किती क्षार असतात, किती घाण असतं ते आपल्याला दिसत आहे आणि आरोच्या पाण्यामध्ये ते ऑलरेडी प्युरिफाईड आहे, तर त्यामध्ये काहीच घाण नाही दिसत आहे। विहिरीच्या पाण्यामध्ये बघा आपल्याला दिसत आहे की ते वर सॉल्ट्स वगैरे येत आहेत, किती ते म्हणजे आपल्याला पिण्यासारखं नसते। आपण बघितलं होतं आधी दोन्ही पाणी सेम होते, पण ते इलेक्ट्रोलायझरचा प्रयोग केल्याच्या नंतर आपल्याला स्वतः दिसत आहे की विहिरीचं पाणी कसं असतं आणि ते पिण्यासारखं नसतं। तो इस लेबोरेटरी में आपके घर में कुएं का पानी है, बोरवेल का पानी है, कारपोरेशन का पानी है, लेकिन बरसात में देखा जाता है कि उसमें काफी इम्प्योरिटीज होती है और वो इम्प्योरिटीज को हमें यहाँ ये लेबोरेटरी में हम फिजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल और केमिकल पैरामीटर को टेस्ट करके वो विद इन लिमिट है या नहीं, यानी सेहत के लिए हानिकारक कुछ टेस्ट है वो इसमें माइक्रोबायोलॉजी और कंटेमिनेशन यदि नहीं है तो ये पीने लायक होता है। इस द्वारा ये सभी इंस्ट्रूमेंट यूज करके उसको प्रमाणित किया जाता है कि ये पानी पीने लायक है और ये सभी टेस्ट में यदि पास होता है तो वो पानी पीने लायक होता है। इस वक्त पूरे भारतवर्ष में पानी की किल्लत है और साथ में विदर्भ में भी। जिस तरह गर्मियों के दिनों में हमें पानी नहीं मिलता और पानी के लिए हमें दर दर भटकना पड़ता है, तो बारिश के सीजन में हमें इस पानी को बचाना चाहिए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसका एक बहुत अच्छा उपाय है। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। मैं चेतना आपसे अलविदा लेती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि फिर एक बार आपसे मिलूंगी एक नए सवालों के साथ और दूंगी आपको उन सवालों के सभी जवाब।